नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी दुनिया पर। आज हम हिंदी की दूसरी क्लास लेकर आए हैं। पहली कक्षा में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि भाषाएं हैं कितनी, उपभाषाएं कितनी हैं और उनमें बोलियां कितनी हैं। तो संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाएं जिनको मान्यता दी गई है वो कितनी है? वो 22 भाषाएं हैं। वो कौन कौन सी है? एक तो असमिया है, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। इनमें जो भाषाएं थी जिनको बाद में जो दर्जा दिया गया था ये थी, एक तो पहली थी सिंधी थी, मैंने आपको बताया था, तो 1967 में जोड़ी गई थी। कौन से? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। एक बोडो थी, संथाली, मैथिली और डोगरी, ये चारों जोड़ी गई थी। 92वां संविधान संशोधन था 2003 में। और कौन सी जोड़ी गई थी? एक आपकी कोंकणी जोड़ी गई थी, एक आपकी मणिपुरी जोड़ी गई थी और एक आपकी कौन सी जोड़ी गई थी? नेपाली जोड़ी गई थी। नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, इन तीनों भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 71वां संविधान संशोधन 1993, इन तीनों को जोड़ा गया था। तो हमारे संविधान में अभी मूल में कितनी बताई थी मैंने आपको? मूल में बताई थी आपको 14 भाषाएं। वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं हैं। तो ये कौन कौन सी जोड़ी गई थी? ये बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी जोड़ी गई थी 2003 92वां संविधान संशोधन। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन द्वारा। और सिंधी जोड़ी गई थी 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा। अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं। लेकिन अब आगे जो प्रश्न बनता है वो यही बनता है कि लिपि किसे कहते हैं? 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 तो लिपि भाषा को, भाषा के लिखने के ढंग को, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? तो भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि पूछ ले, हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि पूछ ले। हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, नेपाली, इन सब भाषाओं की जो लिपि है वो है आपकी देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। संस्कृत, हिंदी, मराठी, गुजराती। संस्कृत, हिंदी, मराठी, गुजराती, नेपाली भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? वो है देवनागरी। अगर आपसे पूछ ले कि उर्दू भाषा की लिपि का नाम बताइए, उर्दू भाषा की जो लिपि है वो फारसी लिपि होती है। कौन सी लिपि होती है प्यारे बच्चों? फारसी लिपि होती है। अगर आपसे पूछ ले जो पंजाबी जो भाषा है उसकी लिपि क्या होती है? पंजाबी भाषा की लिपि का नाम बताइए, तो गुरुमुखी। कौन सी लिपि होती है? गुरुमुखी होती है। अंग्रेजी की, आपका अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी होती है? अंग्रेजी की पूछ ले आपसे पूछ ले कि जर्मन भाषा की लिपि बताइए। कौन सी भाषा की? जर्मन भाषा की लिपि बताइए। या आपसे ये पूछ ले कि फ्रेंच भाषा की लिपि बताइए, तो उनकी जो लिपि होती है वो होती है प्यारे बच्चों रोमन लिपि। लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। संस्कृत, हिंदी, नेपाली, मराठी, गुजराती की जो लिपि है वो है आपकी देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि, फ्रेंच भाषा की लिपि और जर्मन भाषा की लिपि है वो आपकी रोमन लिपि है। फारसी जो है वो उर्दू भाषा की लिपि है। गुरुमुखी है वो आपकी पंजाबी भाषा की लिपि है। अब आपसे ये पूछा जाए कि व्याकरण, देखो अब एक प्रश्न और रहता है, वो जो यही है कि जो हिंदी जो भाषा है, जो हिंदी जो भाषा है वो कोई स्पेशल एक भाषा नहीं थी।
सबसे पहले जो भाषा थी वो कौन सी थी? जो मूल भाषा थी प्यारे बच्चों वो थी संस्कृत थी। मूल भाषा थी वो कौन सी थी? संस्कृत थी। संस्कृत के बाद में ध्यान रखना, ये संस्कृत के बाद में क्या बनी? पाली बनी। पाली के बाद में क्या बनी? प्राकृत। प्राकृत के बाद में क्या बनी? अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद में क्या बनी? ये अवहट। अब अवहट, अवहट के बाद में क्या बनी? अवहट। और अवहट के बाद में आपकी बनी क्या? हिंदी। तो हिंदी का ये विकास क्रम रहेगा। यहां से प्रश्न यही आएगा, इसको यहां लिख देगा, इसको यहां लिख देगा और आपसे सही क्रम पूछ लेगा कि हिंदी का सही विकास क्रम बताइए। तो सबसे पहले संस्कृत, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट और फिर हिंदी। अब आपसे ये पूछ ले कि हिंदी जो भाषा, हिंदी जो भाषा है वो किसकी भाषा है? तो ध्यान रखना, हिंदी भाषा जो ली गई है वो किससे ली गई है? अपभ्रंश से ली गई है। कौन से अपभ्रंश से ली गई है? ये बात ध्यान रखना। जो हिंदी जो भाषा है वो शौरसेनी अपभ्रंश की भाषा है। हिंदी भाषा कौन से अपभ्रंश की भाषा है? हिंदी भाषा शौरसेनी अपभ्रंश की भाषा है। हिंदी भाषा कौन से अपभ्रंश से ली गई है? तो शौरसेनी से ली गई है। ये हिंदी का क्या रहेगा? विकास क्रम रहेगा। सबसे पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट और हिंदी। अब आपसे एक छोटा सा प्रश्न और कि व्याकरण किसे कहते हैं? हमें पढ़ना क्या है? हमें व्याकरण पढ़ना है। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा को शुद्ध लिखने और शुद्ध बोलने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। जैसे मैंने भाषा लिखी कि राम खाना खाती है, राम खाना खाती है। अब मैंने लिख भी दिया और मैंने बोल भी दिया कि राम खाना खाती है। मैंने भाषा को अशुद्ध बोला और अशुद्ध ही लिखा। इसको मैंने शुद्ध करने के लिए मैं क्या करूंगा कि राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। मैंने शुद्ध लिख भी दिया और शुद्ध बोल भी दिया। इसको मैंने शुद्ध लिखने और शुद्ध बोलने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। भाषा को शुद्ध लिखने और शुद्ध बोलने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। अब भाषा और व्याकरण के क्या होते हैं प्यारे बच्चों? भाषा और व्याकरण के अंग होते हैं। तो पहले हम क्या किसके अंग पढ़ेंगे? भाषा के अंग पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? भाषा के अंग पढ़ेंगे। भाषा के अंगों में क्या क्या आएगा? पहले आएगा आपका ध्वनि। पहले क्या आएगा? ध्वनि। ध्वनि के बाद क्या आएगा आपका? वर्ण आएगा। वर्ण के बाद क्या आएगा आपका? शब्द आएगा। शब्द के बाद क्या आएगा? पद आएगा। और पद के बाद क्या आएगा? वाक्य आएगा। और वाक्य से ही क्या बनती है? भाषा बनती है। अब ध्यान रखना कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्यान रखना प्यारे बच्चों, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि होती है। सीधा पूछ ले के भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ ले तो वो आपकी वर्ण होगी। अब एक बात ध्यान रखना कि वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वर्णों का सार्थक समूह कहलाता है क्या? शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अब देखो मैंने यहाँ यहाँ लिख रहा हूं मैंने यहाँ लिख दिया ल क मैं। क्या यह एक वर्ण, ये शब्द है? कुछ बच्चे बोलते होते हैं कि वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। नहीं, वर्णों का कैसा समूह होना चाहिए? सार्थक समूह होना चाहिए, कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। यहाँ वर्णों का समूह तो बन गया लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो हम इसको क्या नहीं कहेंगे? इसको हम वर्ण नहीं कह सकते। या तो हम इसको क्या लिखें? कलम लिखें, या इसको हम क्या लिखें? कमल लिखें। तो अब ये इसका क्या है?
सार्थक समूह है। तो वर्णों का कैसा समूह होना चाहिए? सार्थक समूह होना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, शब्द और पद एक ही बात है। शब्द और पद क्या है? एक ही बात है। अब देखो यहाँ मैंने ये राम लिख दिया, क्या लिख दिया? राम लिख दिया। अब राम एक शब्द है, राम क्या है? एक शब्द है। लेकिन राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ राम क्या है? अब यहाँ राम क्या है? पद है। पूरा का पूरा एक क्या है? ये पूरा का पूरा एक वाक्य है। पूरा का पूरा क्या है? एक वाक्य है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? शब्द का प्रयोग वाक्य में करने पर, शब्द का प्रयोग वाक्य में करने पर शब्द पद कहलाता है। शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है। शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग वाक्य में करने पर, वाक्य में करने पर, वाक्य में करने पर शब्द पद कहलाता है। शब्द पद कहलाता है। शब्द पद कहलाता है। तो वाक्य क्या हो जाएगा? पदों या शब्दों का व्यवस्थित रूप। व्यवस्थित रूप क्या कहलाएगा? आपका वाक्य कहलाएगा। और वाक्य से ही क्या बनेगी प्यारे बच्चों? भाषा बनेगी। तो ये थे किसके? भाषा के अंग। भाषा के अंग हो जाएंगे, एक तो ध्वनि हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा, शब्द हो जाएगा, पद हो जाएगा और वाक्य हो जाएगा। अब हम किसके अंग पढ़ेंगे? अब हमें पढ़ने हैं किसके अंग? व्याकरण के अंग। और हमें हमारे इस परीक्षा के लिए जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? आपको व्याकरण ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? व्याकरण ही पढ़ना है। तो क्या कौन कौन सा हो जाएगा? वर्ण विचार। पहला अंग क्या हो जाएगा इसका? व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग पहला क्या हो जाएगा? वर्ण विचार हो जाएगा। फिर क्या होगा? शब्द विचार होगा। शब्द विचार। फिर क्या पढ़ेंगे अपन? पद विचार पढ़ेंगे। और फिर क्या आ जाएगा आपका? वाक्य विचार आ जाएगा। तो हमारा जो व्याकरण की शुरुआत होती है वो किससे होती है? व्याकरण की जो शुरुआत होती है वो होती है आपके किससे? वर्ण विचार से। कहाँ से शुरुआत होती है? वर्ण विचार से। मैंने आपको परिभाषा लिखवा दी कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना किए जा सके। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना किए जा सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो हमें पहला टॉपिक अपना किसमें? व्याकरण हमें पढ़ना व्याकरण है। और व्याकरण में पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? वर्ण विचार रहेगा। वो क्या रहेगा? वर्ण विचार। पहले हम चलते हैं किसकी ओर? वर्ण की ओर। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण। पहला टॉपिक अपना क्या रहेगा? वर्ण विचार। यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। नहीं किए जा सकते। उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं। उसे वर्ण कहते हैं। इसके भेद पूछ ले तो, इसके भेद, वर्णों के भेद पूछ ले तो कौन कौन से हो जाएंगे? हम पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हम स्वर पढ़ेंगे, फिर हम व्यंजन भी पढ़ेंगे और हम क्या पढ़ेंगे? अयोगवाह पढ़ेंगे। तो वर्णों के भेद पूछ ले तो 3 भेद हो जाएंगे। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वर्ण में वो क्या रहेगा? आपका स्वर रहेगा। क्या रहेगा? स्वर रहेगा। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना काफी है। काट दे रहे